जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई क्या हाल चाल है आपके? आप लोग प्रैक्टिस सेट पूरा का पूरा बढ़िया से नहीं देख रहे हैं, ठीक है जी। हम लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें दिखती हैं कि अगर 200 लोगों ने देखा, 300 लोगों ने देखा तो किसी ने भी पूरी की पूरी वीडियो नहीं देखी। हाँ, कुछ लोग हैं जो कंप्लीट वीडियो देखते हैं, वो दिख जाता है। आप लोग पूरा वीडियो क्यों नहीं देखते हैं? क्या इसमें कुछ कमियां हैं तो आपको मैंने बोला कि भाई कमेंट बॉक्स खाली है, भर दो ना, शिकायत से भर दो। क्या दिक्कत है? हम लोग एक एक शिकायत का निपटारा करने के लिए तैयार बैठे हैं भाई। आप लोग करिए तो सही, आप लोग करते ही नहीं हैं। कंप्लेन करिए, क्या दिक्कत क्या है, कहाँ दिक्कत है, क्या कंटेंट में कोई दिक्कत है? हाँ, एक चीज़ दिक्कत है। वो दिक्कत क्या है कि डिजिटल बोर्ड नहीं है भाई, ठीक है। ये तो नहीं है, ये तो बात मैं मानता हूँ कि डिजिटल बोर्ड अपने पास नहीं है, जो कि होना चाहिए, लेकिन नहीं है तो क्या करें, कहाँ से लाएं? कोई तो देगा नहीं। सच्चाई क्या है? कोई देगा नहीं ना भाई कि ये लीजिए आप लक्ष्मण सर, आपके लिए डिजिटल बोर्ड है, आप पढ़ाइए। कोई नहीं देगा। खरीदना होगा, खुद से खरीदेंगे। जब आ जाएगा पैसा तो ज़रूर खरीदेंगे, लेकिन कंटेंट हम आपको बेहतर दे रहे हैं। हाँ, आप वीडियो को 480p में देखिए, एकदम ज़बरदस्त दिखेगा। 360 में भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। पुरानी कहावत है, पढ़ने वाला कचड़ा से उठा के बुक पढ़ लेता है, ठीक है। फिर भी हम आपको यहाँ जो भी हम लोगों से संभव है उसमें से आपको हम लोग बेस्ट दे रहे हैं। आप लोगों को हम लोग जो है बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, यकीन मानिए आपको फ़ायदा अल्टीमेट आप ही को होगा और बहुत फ़ायदा होगा। वैसे ही बाज़ार में लोग हवा फैला के रखा है कि मैथ ज़्यादा नहीं बनाना है, मैथ तो बन जाएगा, ऐसे बोलता है। ये तो हो जाएगा, वो तो एग्ज़ाम में जाके मालूम चलेगा कि कैसे हो जाएगा और कितना टाइम में हो जाएगा। तो देखिए, ये मैथ और रीजनिंग 2 सब्जेक्ट है ना, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़ा कंसेप्ट ले लीजिए, ये आपका फिक्स पोर्शन है। उसके साथ साथ जीएस है, झारखंड है, कंप्यूटर है, साइंस है, सबको पूरा रपेट जाइए एकदम। उन सारे के सारे सब्जेक्ट्स में और मेहनत करिए, उसमें पूरा एफर्ट लगा दीजिए। देखिए, आपका स्कोर खुद ब खुद बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप यूँ समझ लीजिए कि आपके एग्ज़ाम में जो मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन है, ये आपका स्कोर बूस्टर है, आपको आगे ले जाएगा, सिलेक्शन तक ले जाएगा, ठीक है। एकदम ये आप इस बात को गांठ बांध लीजिएगा। और इसका एहसास आपको कब होगा? जब आप एग्ज़ाम देने बैठेंगे और जब पेपर आपके सामने आएगा तो, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर दो। यार, तुम लोग शेयर करते नहीं हो, लाइक कर दो, इसमें भी कमियां हैं। तो भाई इन सब चीज़ों में पीछे मत रहो, थोड़ा सपोर्ट दोगे तभी हम लोग कुछ अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि हम आपके ऊपर डिपेंड है कि आपका फीडबैक के हिसाब से हमें काम करना है। अगर प्रैक्टिस सेट में कुछ कमी है, फिर से बोल रहे, अगर आपको लगता है कि कुछ कमियां हैं, हम आपको आसान दे रहे हैं या बहुत टफ दे रहे हैं, अभी बहुत सारा प्रैक्टिस सेट आना बाकी है जिसमें हर एक तरीका का सेट होगा, ठीक है। ये तो बस शुरुआत है। तो आप सपोर्ट करिए, आपका समर्थन चाहिए, ठीक है, समर्थन चाहिए। भोजपुरी गाना को इतना लाइक कहाँ से मिल जाता है? तुम ही लोग बताओ। लाल घाघरा, पीला घाघरा, आरा जानी तो छपरा जानी, कहाँ से उन लोग को लाइक मिलता है? वो सब देखने में तो मज़ा आता है नहीं, और वो सब एग्ज़ाम में नहीं आएगा। एग्ज़ाम में आएगा यही जो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे मिल के, ठीक है। तो सीरियस हो जाए, ठीक है। और ये आप देख लीजिए अपना प्यारा सा ऐप, जो हम आपको हर दिन बोलते हैं स्टार्टिंग में। अपना ऐप है फोकस स्टडी विद, अभी प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। और इस पे मैथ्स की जो कोर्स है सिर्फ 299 का है। कंप्लीट एडवांस और अर्थमेटिक दोनों है, दोनों भाषाओं में है, हिंदी और अंग्रेजी। झारखंड की सभी परीक्षाओं के लिए है। बेसिक कंसेप्ट भी है, ट्रिकी अप्रोच भी है और 1 साल की वैधता भी है। अब जाके कोर्स को परचेज कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। सारा का सारा डिटेल आपका जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ आप लोगों के लिए झारखंड स्पेशल जो आपका टेलीग्राम का ग्रुप बना है ना,
उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें आने वाले समय में अभी कुछ दिनों में धीरे धीरे हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट आपको PDF मोड में भी देंगे, हैंड रिटेन प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो वहीं पे मिलेगा, तो आप उसको मिस मत करिएगा और वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखना। और जो मैं आखिरी में आपको एक क्वेश्चन देता हूँ सिंप्लीफिकेशन का, आप लोग बनाते नहीं हो, कमेंट में उसका आंसर नहीं देते हो, तो इससे पता लग जाता है कि आप लोग हल्के में ले रहे हो। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, आप इसको हल्का में ले भारी में ले, ये आपकी मर्जी है, लेकिन एक शिक्षक होने के नाते मेरा ये सलाह है कि आप लोग वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए शुरू से लेके आखिरी तक, क्योंकि हम आपको कहीं भी बकबक पकाते नहीं हैं, सीधा सवाल सॉल्यूशन, सवाल सॉल्यूशन, सवाल सॉल्यूशन, इन्हीं दो बातों में हम लोग घूमते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन एकदम तगड़ा वाला सेशन है, एक एक सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग है, आपको बहुत फायदा हो। ये क्वेश्चन ना आपको ऑप्शन से डराना चाहता है, कहता है कि x/3 + y/5 का होल क्यूब का विस्तार क्या होगा। इस छोटा सा एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करना है। भाई क्या आपको क्या दिख रहा है, क्या ये a + b का होल क्यूब नहीं है, क्या ये a + b के होल क्यूब वाला फॉर्मूला पे टूटेगा कि नहीं, और उसी तरीका से तोड़ के आपको आंसर देना है। तो a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3a² b + 3ab², यही ना होता है। तो पहला बात तो a³ + b³ होगा, तो a³ होगा मतलब x/3 का होल क्यूब, मतलब x³ बटा 27 + y³ बटा 125। तो देख लीजिए x³ बटा 27 y³ बाय 125, x³ बटा 27 y³ बाय 125, x³ बटा 27 और y³ बाय 125 और x³ बाय 27 और y³ बाय 125 सब में है, मतलब a + b का होल क्यूब पे टूटेगा, तोड़ दीजिए। ठीक है, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, a³ मतलब x³ + 27, 3 का क्यूब 27 प्लस b³ y³ प्लस 5 का क्यूब 125 प्लस 3a² b, 3a² b, 3 × x² बटा 9 × b मतलब y/5 प्लस नीचे लिख रहे हैं 3ab², 3 × a x/3 × b² मतलब y²/5 का स्क्वायर 25। बस इसी को सॉल्व कर देना है। तो ये 3 से 3 आपका उड़ जाएगा, मतलब xy² बटा 25 और ये 3 तिहाई 9 x² y/5 तिहाई 15। ठीक है, प्लस प्लस सब में रहेगा। अब देखिए ये xy वाला तो रहेगा नहीं, ठीक है, और ये 25 तो रहेगा नहीं, क्योंकि एक जगह 15 है और एक जगह 25 है। अब इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा, अच्छा ये दोनों ही ऑप्शन सेम है, तो भैया या तो बी लगा लो या तो सी लगा लो, बाय मिस्टेक दोनों ऑप्शन सेम लिखा गया। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा x³/27 प्लस x² y/15 प्लस xy²/25 प्लस y³/125। आपका क्या होगा, इसका एक्सपेंड वाला फॉर्म। ये दोनों ही ऑप्शन सेम है। चलिए किसी एक को कर देते हैं चेंज, इसको भी बना देते हैं 15, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, बाय मिस्टेक दो ऑप्शन सेम लिखा गया। ठीक है, सवाल से भिड़िए, एकदम आसान सवाल है, अगर आप समझेंगे तो आसान है, नहीं तो हर एक सवाल में आपको परेशानी हो सकता है अगर बेसिक नहीं है तो। कहता है कि यदि दो बेलनों की आधार की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 4:9 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। दो सिलेंडर है, उनका रेडियस का रेशियो दे दिया है और उनका हाइट का रेशियो दे दिया है, उनके वॉल्यूम का रेशियो पूछा है। सबसे पहले ये बता दीजिए कि सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो πr² होता है। तो दो सिलेंडर है, तो एक का रेडियस r1 दूसरा का r2, एक का हाइट h1 दूसरा का हाइट h2, इनका वॉल्यूम का रेशियो तो सीधा लिख देते हैं। तो भैया वॉल्यूम होता है πr², तो एक का r1 का स्क्वायर इंटू h1 अनुपात πr2 का स्क्वायर इंटू h2, यही दिया हुआ है ना, और यही चीज़ हमसे पूछा है। तो भैया पाई से पाई तो हमारा उड़म छू हो जाएगा ना,
R1 क्या है 3, 3 का स्क्वायर 9 गुना H1 क्या है देखिए 4 तो 4 अनुपात R2 का स्क्वायर R2 क्या है 4 का स्क्वायर 16 इंटू H2 क्या है 9 और ये 9। जरा ध्यान से देखो कटम कुटाई, तो भैया 9 से 9 गया 4 एकम 4, 4 चौके 16, 1 अनुपात 4 1:4 इनके वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा सीधा। ठीक है, इस सवाल से भिड़िए, अगर लॉजिक नहीं लगाएं तो कैलकुलेशन में खटिया खड़ा हो जाएगा। आप ऑप्शन देख लीजिए, बड़ा बड़ा ऑप्शन है। कहता है कि किसी संख्या के आधे के 1/3 के 1/4 के 1/5 के 1/7 के 1/8 के 9वें हिस्से का मान 32 है तो संख्या ज्ञात करिए। एकदम सिंपल सवाल है, लेकिन सिर्फ आपको इसमें कैलकुलेशन करवाना चाहता है। ऑप्शन देखिए कैसे दिया है, बड़ा बड़ा दानों जैसा। ठीक है, अब जरा देखिए कि इसको कैसे करेंगे। तो मान लेते हैं कि जो हमारा संख्या है वो हमारा x है। कहता है कि x का आधा, का 1/3, का 1/4, का 1/5, का 1/7, का 1/8 और का 1/9 बराबर कितना 32 दिया है। कितना दिया है 32 दिया है। तो बोलता है कि वो संख्या इस x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू क्या है। अगर ध्यान से देखिए इसको जब पलट देंगे ना तो 2 3 4 5 7 9 7 8 9 और 32 आपस में गुना हो जाएगा, तब जाके x का वैल्यू निकलेगा, तब जाके x का वैल्यू निकलेगा। तो क्या ये गुना करना आसान है क्या? अगर हम इसको आपको समझाने के लिए अगर हम इसको लिखते हैं x, वैसे तो लिखना नहीं चाहिए, तो भैया हम x बराबर क्या लिखेंगे 32 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 7 गुना 8 गुना 9 और इन सबको गुना करना होगा, तब जाके हमारा उत्तर आएगा। गुना नहीं करना है कि भाई एकदम ब्रिलियंट माइंड जैसा सोचो ना। जरा ध्यान से देखो कि जब इसको गुना करेंगे तो भैया अगर हम ये ढूंढ लें कि लास्ट में कितना जीरो आएगा, तो भाई 2 और 5 का एक ही पेयर है, 2 और 5 का एक ही पेयर है। ऑप्शन बड़ा लॉजिकल दिया है, 5 दूना 10, मतलब जब इसको गुना करेंगे ना तो आखिर में एक जीरो आएगा, ओनली 1 जीरो आएगा, आखिर में एक ही जीरो आएगा, आखिर में एक ही जीरो आएगा, क्योंकि 2 और 5 का एक ही पेयर तो बन रहा है, तो आखिर में एक ही जीरो आएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में आखिर में एक जीरो है, सिर्फ सी नंबर ऑप्शन में एक जीरो है। और देखिए सारा का सारा ऑप्शन का डिजिट लगभग सेम है, लेकिन एक जीरो वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया है सी। ठीक है, तो इस तरीका से इस सवाल को करना होगा। अगर मेरे दोस्त अगर सब में एक एक जीरो चिपका देता और सब का 4 डिजिट सेम रहता और 1-2 डिजिट से खेल जाता ऑप्शन में, तब इस सवाल को पहला नज़र में देखते ही छोड़ना होगा और अगले सवालों की ओर बढ़ना होगा। जब टाइम बचेगा तो वापस आएंगे, क्योंकि इसके कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। तो दोनों बात आप समझ लीजिए, ऑप्शन सपोर्ट किया तो ठोक देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। देखिए एरिया से सवाल है, इस सवाल से जरा भिड़िए, बिना फॉर्मूला का काम नहीं चलेगा। कहता है कि एक मैदान समलम चतुर्भुज इंग्लिश में ट्रेपीजियम कहते हैं उसको, ठीक है, ट्रेपीजियम कहते हैं। समलम चतुर्भुज की आकृति जैसा है, जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाइयाँ 200 मीटर और 400 मीटर है, जबकि अन्य 2 भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 260 मीटर है। मैदान का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में कितना है? तो सबसे पहले समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। ये आपको आना चाहिए। अब आपको फिगर से क्लियर करते हैं। देखो भाई ध्यान से देखो, 2 भुजा समांतर है, ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या है समांतर है। ठीक है, तो एक है आपका 400 मीटर और ये तो है आपका 200 मीटर। ठीक है, और 2 भुजा समांतर नहीं है, ये एक ऐसे और ये एक ऐसे। ठीक है, जो समांतर नहीं है, इनका लंबाई 260 मीटर और 260 मीटर है। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है, जो समांतर नहीं है। ठीक है, दोनों बराबर है। तब आपको करना क्या है, देखिए
यहाँ से जो 200 मीटर है ना, यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर डालिए सामने वाला पे और एक परपेंडिकुलर डालिए यहाँ। अगर ये हमारा 200 है तो भाई ये भी हमारा 200 है यहाँ से यहाँ, और ये पूरा कितना है 400। यहाँ से यहाँ 200 है तो 100 चला जाता है इधर और 100 चला जाता है उधर, इधर इधर, मतलब ये दोनों भुजा भी आपस में बराबर है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, हम आपको क्या बोले, परपेंडिकुलर डालने के लिए यहाँ से यहाँ। तो परपेंडिकुलर मतलब क्या, 90 डिग्री का कोण। एक समकोण ये बना और एक समकोण ये बना, एक समकोण ये बना और एक समकोण ये बना। अब समकोण में आपका ये 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, कर्ण दिया है और ये इसको आधार मान लेते हैं, आधार भी आपका दिया हुआ है। तो बोलिए लंब कितना होगा, परपेंडिकुलर कितना होगा, क्योंकि ये जो लाइन है हमारा ये हाइट है, ये ऊंचाई है समलंब चतुर्भुज का। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए, क्या आपको ट्रिपलेट याद है? क्या आप ये चीज़ जानते हैं कि 5, 12, 13 हमारा ट्रिपलेट है। इसको अगर 2 गुना कर देंगे तो 10, 24, 26 भी हमारा ट्रिपलेट बन जाएगा। अगर इसी को 10 गुना कर देंगे तो 100, 240 और 260 भी हमारा ट्रिपलेट है। ध्यान से देखो, ये 100 है, ये 260 है, तो ये ऊंचाई कितना हो जाएगा 240, ये भी कितना हो जाएगा 240। मामला ख़त्म हो गया। ट्रिपलेट याद रहना बहुत ज़रूरी है, राइट एंगल ट्रायंगल वाला। ठीक है, हम आपको ट्रिगोनोमेट्री वाला में बहुत सारा ट्रिपलेट बताए हैं जो एग्जाम में आया हुआ है। अब देखिए, अब आपके पास ऊंचाई है और समांतर भुजा तो आपका दिया हुआ है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया होगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, समांतर भुजाओं का योग 400 और 200, 600 मीटर, 600 मीटर इंटू ऊंचाई कितना है तो 240 मीटर, 240 मीटर। कुछ नहीं करना है रे भैया, कुछ नहीं करना है, ये इसको काट दीजिए 120 बार में, 12 छक्के 72, 72 पर 3 जीरो लगा दीजिए, 72,000 मीटर स्क्वायर जो है इस ट्रेपेजियम शेप का जो आपका फील्ड है उसका एरिया है। कहानी ख़त्म। बस बड़ा डाटा आपको डराने के लिए दिया था, इसमें हाइट नहीं दिया हुआ था, और हाइट नहीं दिया हुआ था तो ये दोनों साइड जो इक्वल है इसका लेंथ इसीलिए दिया हुआ था कि ये दोनों साइड हमारा इक्वल है। तो इस फिगर को दिमाग में एकदम बिठा लीजिए, और नहीं बिठा है, नहीं समझ में आता है ना, तो एक बार पढ़ लीजिए खुद से कि इसके पीछे का कहानी क्या है। ठीक है, कहता है कि व्यंजक 2x² - 5x - 12 के गुणनखंड है। 4 ऑप्शन। ये जो आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया है 2x² - 5x - 12, इसका फैक्टर्स कौन कौन है। ठीक है, तो देखिए द्विघात समीकरण आपको तोड़ना आना चाहिए। कैसे तोड़ते हैं, पहला टर्म और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेकेंड टर्म के अकॉर्डिंग ब्रेक कर देते हैं। तो 2x² - 2x² इंटू 12, 12 दूना 24x²। अब 24 को इस सेकेंड टर्म के अकॉर्डिंग ब्रेक कर देंगे कि जोड़ या घटा के -5x आना चाहिए। अब आप ध्यान दीजिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका 2x² है माइनस कितना आया था 12 दूना 24, 24 को हम क्या लिख सकते हैं 8 तिया 24 और 8 में 3 गया तो 5 बचेगा, मतलब -8x + 5x - 12 सॉरी यहाँ पे 3 आएगा = 0। ठीक है, अब देखिए -8 में 3 गया तो कितना बचा माइनस का 5, यहाँ से कॉमन लेंगे 2x तो यहाँ बचेगा x माइनस यहाँ पे बचेगा 4 प्लस 3 कॉमन लेंगे x माइनस 4 बचेगा बराबर 0। फिर x माइनस 4 कॉमन लेंगे तो अंदर हमारा बच जाएगा 2x + 3, यही इसका 2 फैक्टर है x माइनस 4 और 2x + 3, x माइनस 4 और 2x + 3। ये C नंबर ऑप्शन हमारा क्या है, ये जो आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना 2x² - 5x - 12, इसका 2 गुणनखंड है, 2 फैक्टर है। आसान है, आप कुछ सीखेंगे, सीख के जाएंगे। कहता है कि फैक्टोरियल 324 फैक्टोरियल है 324 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्यों
ट्रेलिंग जीरो की संख्या ज्ञात करिए। अगर 324 फैक्टोरियल को हम एक्सपेंड करेंगे तो कैसे लिखेंगे? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना कहाँ तक? 324 तक। और जब सबको एक साथ गुना करेंगे तो कितना जीरो होगा, इधर से कितना जीरो आएगा उस नंबर पे, ठीक है। तो जब भी आपको ट्रेलिंग जीरो का सवाल आए और इस टाइप का फैक्टोरियल में रहे तो आपको करना कुछ नहीं है, आप सीधा 324 को उठाइए और 5 से भागा देना शुरू करिए। 5 से भागा देंगे तो 5 छः के 30 और 5 चौके 20 64 आएगा। फिर इसको 5 से भागा दीजिए, 12 12 में 12 5 60। फिर इसको 5 से भागा दीजिए, 5 दूना 10। तब तक भागा देना है जब तक भागफल 5 से कम ना आ जाए। देखिए 2 आया, 5 से कम है। उसके बाद जो आपका भागफल आया ना, यहाँ से 64 प्लस 12 प्लस 2 इनको जोड़ दीजिए। 64 और 12 76 और 2 78, 78 जीरो होगा इस नंबर को जब एक्सपेंड करेंगे तो, ठीक है। 78 जीरो होगा, एकदम 5 से भागा देना है, ठीक है। इसको बनाइए। कहता है कि 22 मीटर लंबी सीढ़ी जिसके आधार जमीन पर है। भाई सीढ़ी लगेगा तो उसका एक पॉइंट तो जमीन पे ही रहेगा। जमीन पर है, दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। भूमि से उस बिंदु की ऊंचाई मीटर में ज्ञात कीजिए जहां पर सीढ़ी दीवार को स्पर्श करती है। कहता है कि ये हमारा दीवार है, ऐसे हमारा दीवार है और यहाँ पे एक सीढ़ी लगा है, ऐसे एक सीढ़ी लगी है और इस सीढ़ी का जो लंबाई है वो 22 मीटर है और सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो कहता है कि भूमि से उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करिए, मतलब जहाँ पे दीवार को सीढ़ी टच करता है और यहाँ से यहाँ, ये आपसे इसका हाइट पूछा है कि ये वाला हाइट कितना है, ये वाला हाइट कितना मीटर है, ये बात आपसे पूछा है। अगर आपको रेशियो मेथड आता है हाइट इसमें ट्रिगो का जो ये वाला सवाल है हाइट एंड डिस्टेंस, अगर आपको रेशियो मेथड आता है तो सवाल चुटकी में होता है। देखिए अगर यहाँ 60 डिग्री है तो यहाँ पे कितना हमेशा 90 डिग्री राइट एंगल होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अगर आपको रेशियो मालूम है कि 60 डिग्री के सामने का साइड का रेशियो √3 होता है और 30 के सामने का अनुपात 1 होता है और 90 के सामने का अनुपात 2 होता है, तो सवाल आपका खत्म हो गया। इन तीनों भुजाओं का अनुपात अगर आपको मालूम है एंगल के हिसाब से कि 60 डिग्री के सामने का जो साइड होता है उसका रेशियो √3 होता है, 90 के सामने का 2 होता है और 30 के सामने का 1 होता है। तो देखिए अनुपात 2 का वैल्यू 22 मीटर है, अनुपात 2 का वैल्यू 22 मीटर है। तो पूछा है कि जमीन से सीढ़ी कितना ऊंचाई पर लगाया गया है, मतलब 1 यूनिट। अगर 2 का वैल्यू 22 है तो 1 का वैल्यू 11 है। आंसर खत्म हो गया बिना कैलकुलेशन के, आंसर खत्म हो गया बिना कैलकुलेशन के। तो भैया ये कितना है 11 मीटर के डिस्टेंस पे सीढ़ी लगा है ज़मीन से। अगर हमसे पूछता कि जो सीढ़ी का बेस पॉइंट है वहाँ से इस यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो 1 का वैल्यू √3 है, 1 का वैल्यू 11 मीटर है तो √3 का वैल्यू 11 √3 मीटर है। ये भी आपका उत्तर आ गया, ठीक है। तो आप आसानी से हाइट एंड डिस्टेंस वाले सवाल को तोड़ सकते हैं अगर आपको रेशियो मालूम है। इस सवाल से भिड़िए, एग्जाम्स में आने वाला बहुत ही कॉमन सवाल, वेरी कॉमन क्वेश्चन है ये जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कहता है कि एक पहिए का व्यास 49 सेंटीमीटर है, इसे 770 मीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाना होगा। नंबर ऑफ रोटेशन आपसे पूछा है कि अगर इसका व्यास डायमीटर 49 सेंटीमीटर है तो अगर 770 मीटर की दूरी जाना है, देखो डायमीटर दिया हुआ है सेंटीमीटर में और जो डिस्टेंस कवर करना है वो मीटर में, तो इसको कितना चक्कर लगाना होगा। देखिए पहिया कोई भी गोल वस्तु जब एक चक्कर लगाएगा ना तो उतनी ही दूरी नापेगा जितना उसका परिधि हो,
जितना उसका परिधि का लंबाई होगा उतना ही दूरी नापेगा। आप मोटरसाइकिल का पहिया को एक चक्कर घुमाइए तो उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा जितना उसका पेरीमीटर होगा, जितना उसका पेरीमीटर होगा। तो अब बात है कि सेंटीमीटर मीटर, तो या तो हम इन दोनों यूनिट को मीटर में रख लें या दोनों यूनिट को सेंटीमीटर में रख लें। कैलकुलेशन में जो सुविधा देगा उसी के हिसाब से चेंज करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पहिया जो है हमारा, जो हमारा एक चक्का है, उसका परिधि कितना है, वो एक चक्कर में कितना दूर जाएगा। तो भैया परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो भैया इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 × पाई, पाई को रख दीजिए 22/7 × r। देखिए ये आपका व्यास दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे चाहिए रेडियस। तो भैया व्यास का आधा क्या होता है, डायमीटर, मतलब 49/2 सेंटीमीटर कवर करेगा एक चक्कर में। ठीक है, तो कटम कुटाई कर दीजिए, 2 से 2, 7 से यहाँ पे 7 बार में, तो ये 22 × 7 सेंटीमीटर जाएगा। इसको गुना करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अभी इसका काम बाकी है। अब देखिए 22 × 7 सेंटीमीटर जाएगा एक चक्कर में, तो 770 मीटर जाना है। अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दें तो ये हो जाएगा 770 × 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 770 मीटर × 100 सेंटीमीटर हो गया। तो इतना दूर जाना है। अगर इस डिस्टेंस को हम एक चक्कर, जब पहिया एक चक्कर घूमता है तो कितना दूर जाता है, ये एक चक्कर का डिस्टेंस है और ये टोटल चक्कर का डिस्टेंस है। तो अगर इसमें से इसको भाग दे दे तो कितना बार पहिया घूमेगा ये आपका निकल के आ जाएगा। तो 770 × 100 को भाग दे दीजिए 22 × 7। अब कटम कुटाई कर दीजिए, 7 से काट दीजिए 11 बार में 110, 11 से 2 बार में और 2 से 5 बार में 50 × 10 मतलब 500 चक्कर। 500 चक्कर पहिया लगाएगा तब जाके 770 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। 500 चक्कर लगाएगा तब जाके पहिया इतना डिस्टेंस कवर करेगा। इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर दिए हैं। ठीक है, जरा इस महाशय से एक बार भिड़ लीजिए। ठीक है, कहता है कि 14 आदमी एक कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है जी, जबकि 16 औरतें उसी कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकती हैं। ये भी ठीक है जी। तो 6 आदमी और 8 औरतें उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये सवाल रहा। देखो, तो 14 आदमी जो काम को 9 दिन में करता है वही सेम वर्क को 16 औरतें 7 दिन में करती है। मतलब जो काम 14 आदमी करता है वही काम 16 औरतें करती है। तो जरा इनको एक बार बराबर करके देख लेते हैं कि कितना आदमी बराबर कितना औरत। तो आप लिखेंगे, कहेंगे सर 14 मेन जो काम 9 डेज में करता है वही काम जो है 16 वुमेन करती है 7 डेज में। इनको जरा कटम कुटाई कर दीजिए, 7 से 2 बार में 14 और 2 से 8 बार में, मतलब ये 9 मेन इक्वल टू 8 वुमेन है। 9 मेन इक्वल टू 8 वीमेन है। अब पूछा है कि 6 आदमी और 8 औरतें, 6 आदमी और 8 औरतें। तो हमसे पूछा है कि 6 मेन प्लस 8 वीमेन कितना दिन में। भाई या तो इसको मेन में चेंज कर लो या तो वीमेन में चेंज कर लो, जो आसान है उसमें चेंज कर लो। तो यहाँ भी 8 वुमेन है तो 8 वुमेन यहाँ भी है, 8 वुमेन यहाँ भी है, मतलब 8 महिलाओं के जगह पर हम 9 पुरुष को रख सकते हैं। तो ये जो 8 महिलाएं हैं इनके जगह पे हम 9 पुरुष को रख सकते हैं। तो 8 महिलाएं के जगह 9 पुरुष और 6 पुरुष पहले से, टोटल हो गए 15 पुरुष से अब काम करवाएंगे। जब पुरुष में चेंज कर दिए हैं तो पुरुष का डाटा ले लेंगे। टोटल वर्क मेन इंटू डेज, तो 14 × 9 क्या हो गया, टोटल वर्क। तो जी टोटल वर्क कितना हो गया, 14 × 9। देखिए टोटल वर्क कहने का मतलब है कि 14 आदमी सबका क्षमता बराबर है, मतलब हर एक आदमी हर दिन 1 यूनिट काम करता है। तो 14 आदमी एक दिन में 14 यूनिट काम करेगा। काम 9 दिनों तक चला है तो टोटल वर्क 14 × 9 यूनिट। ठीक है, अब 15 आदमी से इसी काम को करवाना है तो 15 आदमी हर दिन कितना यूनिट काम
करेगा 15 यूनिट। तो 14 गुने 9 यूनिट काम करना है, 15 यूनिट हर दिन काम होता है। कटम कुटाई कर दीजिए, 3 तिया 9 और 3 पचे 15, ठीक है। तो 14 तिया 42, 42 भागा 5, 8.4 डेज, 8.4 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। देखिए तरीका बेसिक आपको आना चाहिए, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेशन है, नहीं तो हम आपको और डिटेल में गहराई में जाके समझाते हैं, ठीक है। आइए जरा इनसे भिड़ते हैं, सीखिएगा और समझिएगा। कहता है कि यदि संख्या 62783xy, ये जो संख्या दिया हुआ है ये संख्या 8 और 5 दोनों से विभाज्य है। ये जो हमारा नंबर है 62783xy, ये 8 से भी पूरा पूरी कट जाएगा और 5 से भी पूरा पूरी कट जाएगा। तो x और y के न्यूनतम संभावित मान क्या है? x और y के न्यूनतम संभावित मान क्या है? 8 और 5 दोनों का डिविजिबिलिटी रूल समझ लीजिए। कोई संख्या अगर 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है, इसका मतलब उस संख्या का लास्ट डिजिट या तो 0 होगा या तो 5 होगा, या तो 0 होगा या तो 5 होगा। अगर कोई संख्या 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 8 से पूरी तरीक़ा से विभाज्य है, तो उस संख्या के अंतिम 3 अंक, आखिरी के 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए, ठीक है। दोनों चीज़ समझ गए। अब ये जो संख्या है ये 8 से भी भागा जाएगा और 5 से भी भागा जाएगा। तो x और y के न्यूनतम संभावित मान क्या है? जरा संख्या को एक बार लिखते हैं, फिर चुटकी में इसका आंसर दे देंगे, समझिएगा। तो हमारा जो संख्या है ना वो है 62783x और y, ठीक है, x और y। अगर ये संख्या 5 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, तो इस संख्या का आखिरी अंक जो कि y है, या तो 0 होगा या तो 5 होगा। y या तो 0 होगा या तो 5 होगा, ठीक। y या तो 0 होगा या तो 5 होगा, ठीक है। मतलब y अगर 2 है, अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक 2 है या 0 और 5 के सिवा कोई भी अंक हो, तो वो संख्या 5 से डिविजिबल नहीं होगा। मतलब ये वाला ऑप्शन तो मेरा होगा नहीं, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। लॉजिक बहुत बड़ी चीज़ है। अब या तो 0 होगा या तो 5 होगा। अगर हम इस संख्या के आखिरी में 5 रखते हैं तो संख्या 8 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि कोई भी संख्या का अगर अंतिम अंक 5 है तो वो संख्या 8 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। 8 से विभाजित नहीं। देखिए टेबल को सिर्फ याद ही मत करिए, उसको समझिए। तो भैया अगर यहाँ 5 है तो 8 से तो विभाजित नहीं होगा, मतलब ये भी हमारा नहीं होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब देखिए 8 से अगर संख्या का अंतिम अंक, कि कोई भी संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 8 से डिविजिबल है, 3 अंक कहने का मतलब 3x और y। तो y को तो हम क्या ले लिए? 0। अब x के जगह पर अगर 6 रखेंगे तो 36 होगा। 36 8 के टेबल में नहीं आता है, मतलब ये भी नहीं होगा। आंसर हमारा ये होगा, क्योंकि x हमारा 2 है और y हमारा 0 हो जाएगा। तो ये संख्या मेरा बन जाएगा, x हमारा 2 है और y हमारा 0 हो जाएगा। देखिए अब ये संख्या 5 से भी जाएगा और 8 से भी जाएगा, क्योंकि अंतिम 3 अंक 320 है, मतलब 32 है, जो कि 8 से 40 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो ये डिविजिबिलिटी रूल बड़ा कमाल का चीज़ है, आपको आना चाहिए, हर एक चीज़ आना चाहिए कि कैसे इसको तोड़ेंगे। हर जगह मतलब बेसिक घुसेड़ना अच्छा नहीं है एग्जाम के लिए और आपके सेहत के लिए। छोटू महाशय से भिड़िए, आपके झारखंड के एग्जाम में आया हुआ सवाल है। कहेंगे सर क्या सवाल है? सवाल है, एग्जाम में आया हुआ है, और यकीन मानिए कितने लोगों ने इस सवाल को गलत किया होगा, ठीक है। कहता है कि 81, 91, 101 और 111 का HCF ज्ञात करिए महत्तम समापर तक। चलो आप बताइए, तो कमेंट में आप बताइए कि 81, 91, 101 और 111 का HCF क्या होगा। चलिए हम ये सवाल आपके ऊपर छोड़ते हैं और आप कमेंट में इसका उत्तर हमें बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप बताइए, देखते हैं कितना लोग का सही होता है।
81, 91, 101 और 111 का HCF क्या होगा? कितना लोग का सही होता है ये देखिए, कसम है आपको। आप इसका आंसर दीजिए, आप लोग इसका आंसर दीजिए कमेंट में, ठीक है। आपके झारखंड के एग्जाम में आया हुआ कोई भी सवाल छोटा बड़ा नहीं होता है। सिली मिस्टेक हुआ, सवाल गलत हो गया, आपका नंबर गया। नंबर तो गया बल्कि नेगेटिव से घट भी जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। देखिए इस सवाल से भिड़िए, एकदम आज अलग अलग तरीका का सवाल लेके आए हैं जिनमें फंसना तय है। कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी तरीका से मिस्टेक कर दीजिएगा। कहता है कि 5/14, 6/7 और 10/21 में से प्रत्येक द्वारा पूर्ण रूप से भाग दिए जाने वाला सबसे छोटा भिन्न कौन सा है? इनमें से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है? पूछा है कि 5/14, 6/7 और 10/21 को पूरा तरीका से काट दे, इन तीनों को पूरा तरीका से काट दे, ऐसा सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा? बेसिक सवाल है नंबर सिस्टम का, आपको आएगा तो बनाइएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो 5/14, 6/7 और 10/7 कोई भी 2, 3, 4 नंबर को अगर ऐसा कि उनको एक ऐसा छोटा से छोटा नंबर से भाग दिया जाए जो सबको काट दे, मतलब वो होता है इन सब का एलसीएम। इन सब का एलसीएम सबसे छोटा नंबर होगा, मतलब 5/14, 6/7 और 10/21 का एलसीएम वो सबसे छोटा भिन्न होगा जो इन तीनों को पूरी तरीका से काट देगा जब भागा देंगे। तो इसका मतलब ये है कि 5/14, 6/7 और 10/21 का एलसीएम निकालना होगा। क्या आपको फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना आता है? नहीं आता है? सीख लीजिए। तो जब फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना हो तो जो नंबर ऊपर है उनका एलसीएम और जो नीचे है उसका एचसीएफ। सुन लीजिए, जब फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना हो तो जो नंबर ऊपर है उनका एलसीएम लेंगे बट्टा जो नंबर नीचे है उसका एचसीएफ लेंगे। वही जब आपको फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना हो तो जो नंबर ऊपर है उसका एचसीएफ लेंगे और जो नंबर नीचे है उसका एलसीएम लेंगे। दोनों बात समझ लीजिए, सीख लीजिए एक साथ, ठीक है। तो इन फ्रैक्शंस का जो एलसीएम होगा वही सबसे छोटा भिन्न होगा जो इन सब को बारी बारी से भाग देंगे तो पूरी तरीका से कैंसल आउट कर देगा। तो जी इन 5/14, 6/7 और 10/21 का एलसीएम निकालना है। तो ऊपर 5, 6 और 10 का एलसीएम कितना? तो 5, 6 और 10 का एलसीएम 30 बटा 14, 7 और 21 का एचसीएफ कितना? 14, 7 और 21 का एचसीएफ कितना? तो 14 में भी 7 है, 7 में भी 7 है, 21 में भी 7 है, मतलब 14, 7 और 21 का HCF 7, मतलब 30/7 वो सबसे छोटा भिन्न है जिनमें इससे इन तीनों में बारी बारी से भाग देंगे तो पूरे तरीका से कैंसल आउट हो जाएगा। छोटा सवाल था लेकिन कंसेप्ट था, आएगा तो बनेगा, नहीं आएगा तो जाएगा। बात को समझे? वैसे तो आप लोग प्रैक्टिस सेशन को देखते नहीं हैं, थोड़ा सा देखे छोड़ दिए, थोड़ा सा देखे और छोड़ दिए, समझ में आएगा आपको, ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में। देखिए रेशियो के इस छोटे से सवाल से भिड़िए, बहुत वेटेज है इस सवाल का, बड़ा लेवल से छोटा लेवल तक के हर एक एग्जाम में आया हुआ है। आज का सेशन है जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है ना, आज हम उस टाइप के सवालों को लेके आए हैं। देखिए कहता है कि यदि A/B 2:5 है, B/C 5:8 है, C/D 8:11 है तो A/D क्या होगा? A/D क्या होगा? जो जिसका कमांड होगा ना तगड़ा टाइप से, वो इसको ऐसे मारेगा। A/D पूछा है, A सबसे पहले है और D सबसे लास्ट में है, सीधा बोलेगा 2:11, 2:11 सबसे पहले सबसे लास्ट, 2:11 किधर? ऐसे ठोक देगा। कैसे? सुन लो, समझ लो, ठीक है। A/B मतलब क्या? A/B 2/5, B/C B/C 5/8, C/D C/D क्या होगा? 8:11। जब शुरू और आखिरी का रेशियो पूछे तो इनको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, A/B गुना B/C गुना C/D, यही ना है। अब देखिए ये आपका क्या बताएगा? सबसे शुरू और सबसे लास्ट का रेशियो बताएगा। तो B से B गया, C से C गया, क्या बचा? A/D। A क्या है? 2 है और D क्या है? 11 है।
2:11 सीधा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर A:B:C:D पूछे तो उसके लिए अलग कंसेप्ट है, क्वेश्चन के थ्रू आपको बताएंगे। ठीक है, इस सवाल को बेसिक है, रहेगा तो बनेगा, नहीं तो छूटेगा। देखो मेरा बात का बुरा मत मानना भाई, सच बोलने का आदत बीमारी है मेरे अंदर, हम झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है, बहुत कम जब ज़रूरी हो तो झूठ बोलते हैं, नहीं तो नहीं बोलते हैं। बेसिकली झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो कि भाई कहीं पे झगड़ा झंझट शांत हो जाए, ठीक है, तो हम झूठ बोलते हैं, मजाक मजाक में झूठ बोलते हैं। लेकिन जो चीज़ जेन्युइन है, जिससे किसी का जीवन बनेगा और बिगड़ेगा, वहाँ पे झूठ नहीं बोलते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी समूह एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप हो सकता है। अब कोई भी रैंडम 3 नंबर लेके कोई भी ट्रायंगल नहीं बना सकते हैं। ट्रायंगल का 3 भुजा होता है और ट्रायंगल बनाने का कंडीशन आपको पता होना चाहिए। कैसे, थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा सा बेसिक से समझ लीजिए। अगर ये हमारा एक ट्रायंगल है, इसका साइड AB और C है, तो ये एकदम फॉलो होना चाहिए। जो कंडीशन हम आपको बताने जा रहे हैं, 2 बताएंगे, दोनों फॉलो होना चाहिए। क्या, पहला कि कोई भी 2 भुजा का जोड़, कोई भी 2 भुजा के जोड़ दो, कोई भी 2 भुजा को जोड़ दो, वो जोड़ हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। कोई भी 2 भुजा, मतलब A+B को जोड़ेंगे तो ये तीसरी भुजा C से बड़ा होगा, या C+B को जोड़ेंगे तो A से बड़ा होगा, या A+C को जोड़ेंगे तो B से बड़ा होगा। पहला कंडीशन ये है। दूसरा, 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटी होगा, मतलब अगर हम A-B कर दें तो ये तीसरी भुजा C से छोटा होगा। कोई भी 2 भुजा का अंतर अगर हम C-A कर लें तो ये B से छोटा होगा। इसी 2 कंडीशन पर आपका ट्रायंगल बनता है। अब आपको यहाँ चेक करना होगा 2 भुजाओं का जोड़, तो 10 और 20, 30, 40 से ये बड़ा होना चाहिए। 2 भुजा का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। ये छोटा है, नहीं होगा। कोई भी 2 भुजा 10 और 15, 25, 30 से छोटा है, नहीं, ये भी नहीं होगा। कोई भी 2 भुजा 110 और 30, 140, 70 से बड़ा है, ये हो सकता है। 50 और 70, 120, 40 से बड़ा है, ये भी हो सकता है। अब देखो, कोई भी 2 भुजा को जोड़ो, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 30 और 70 जोड़े, 30 और 70 जोड़े तो कितना, 100, 110 से बड़ा होना चाहिए। 30 और 70, 100, 110 से बड़ा है, नहीं, छोटा है, मतलब ये फेल कर गया। अब इसको देखो, 70 और 40, 110, 50 से बड़ा है। 40 और 50, 90, 70 से बड़ा है। तो ये जो 3 साइड है ना, 50, 70 और 40, इसको लेके हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक है, एक भी सवाल आपका आज लैंग्वेज वाला जैसे तैसे नहीं है, मतलब बड़ा सवाल नहीं। ये सब आज ना छोटा छोटा सवाल है, कंसेप्ट वाला सवाल है कि इसको तुरंत कैसे बनाना है। कहता है कि यदि 10 कलम का विक्रय मूल्य 15 कलम के क्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। मतलब 10 कलम का विक्रय मूल्य 15 कलम के क्रय मूल्य के बराबर है। तो भाई क्या बोला है कि 10 पेन का जो सेलिंग प्राइस, जो 10 पेन का SP है ना, वो बराबर है आपका 15 पेन का CP के बराबर। तो यहाँ से हम SP/CP क्या लिख देंगे, तो जी 15/10 लिख देंगे। 15/10 लिख देंगे, मतलब 10 में खरीद के 15 में बेच रहे हैं, 10 में खरीद के 15 में बेच रहे हैं, तो 5 का लाभ है, कितना में, 10 का। अगर हम 10 रुपया कमा रहे हैं और उसमें से 5 रुपये हमारा फ़ायदा है, मतलब 50% का हमारा मार्जिन है, 50% हमारा क्या है, परसेंटेज प्रॉफिट है। सीधा सवाल ख़त्म हो गया। तो ये छोटा छोटा सवाल है जो आपको आना चाहिए। देखते हैं यहीं से आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो 10 CP मेरा कितना है, 10 रुपया, और SP मेरा कितना है, 15 रुपया। तो भैया 5 का फ़ायदा हुआ कितना में, 10 का, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना 0, ये देखिए 50% आपका आंसर आ गया। तो चाहे तो सोल्व कर लीजिए, नहीं तो भरभली आंसर ठोक दीजिए। देखिए ये 2 आखिरी सवाल से आपको भिड़ना है। ठीक है, ये तो आपका सिंप्लीफिकेशन का सवाल है सीधा। 9.33 -
3 + 0.5 इंटू 3.1 माइनस 2.3 इंटू 1.02। देखिए इस टाइप का सवाल ना मुश्किल होता है, आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर जाइएगा, क्योंकि माइनस प्लस गुना भी है और भैया सब में आपका पॉइंट लगा हुआ है। तो ये सवाल का आप आंसर कमेंट में बताइए गुरुदेव। भाई लोग जो कि आप लोग कभी नहीं बताते हैं, भाई क्या हो जाता है आपको, पढ़ने में मन नहीं लगता है क्या? आप लोग आखिरी तक वीडियो नहीं देखते हो क्या? आप जरा आखिरी तक वीडियो देखो भाई और इसका आंसर दो, ठीक है। इस सवाल पे ये कहता है कि संख्या 0.13 पे बार को p/q के रूप में व्यक्त करिए। तो ये तो बहुत सीधा सवाल है, इसका आंसर देखते हैं। आप कर देंगे 13/99, 13/99, 13/99। 0.13 पे बार है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 13/99। सीधा इसको देखते ही आप आंसर कर सकते हैं। जितना सवाल हम आपको बताएं, जो भी आपको हम होमवर्क बनाने के लिए देते हैं, एक एक सवाल एग्जाम में आया हुआ है और हर एक सवाल इम्पोर्टेंट है। चाहे सवाल आसान हो चाहे सवाल मुश्किल हो, आपको हर एक सवालों को करना ही होगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए।